Hello, dear friends. Myself शैलेंद्र बोरा. I am from जोधपुर और आज हम एक टू डायमेंशन मोशन का जो न्यू टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसकी हम स्टडी करेंगे. तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये एग्जाम्पल है फ्री फॉल का. ये एग्जाम्पल है फ्री फॉल का. और आप लोगों को पता है फ्री फॉल का मतलब क्या होता है. फ्री फॉल वो मोशन है बॉडी का जिसमें एयर की एब्सेंस रहती है और पार्टिकल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ, अगर एक पार्टिकल ट्रैवल करता है और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो, यानी कि इसका वेट mg ही लगता है, तो उसे हम फ्री फॉल कहते हैं. फ्री फॉल के लिए जरूरी नहीं है कि बॉडी मोशन अंडर द ग्रेविटी सीधा नीचे ही जाए या सीधा स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाए. फ्री फॉल कैसा भी हो सकता है. सिर्फ फ्री फॉल का मीनिंग यही है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ही लगना चाहिए. ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के अलावा और कोई दूसरी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. तो आइए आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं. बहुत इजी टॉपिक है और अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप पूरा ढंग से समझेंगे एक एक बात को, तो हमको फॉर्मूले वगैरह बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे और इसे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ये खुद आपको अपने आप मन में समझ में आ चुका होगा. फॉर्मूलों को क्रैम अप करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है. और मैं आपको फॉर्मूले याद करने की एक छोटी सी ट्रिक जो मैंने बना रखी है वो भी आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले देखिए, ये एक्सिस हो गई आपकी एक्स एक्सिस, ये एक्सिस हो गई आपकी वाई एक्सिस. दोनों एक्सिस जहाँ मीट होती है वो हो गया आपका ओरिजिन. और यहाँ पर जो इसके और ऑर्डर ट्रिपलेट है या जो इसके कोऑर्डिनेट है वो 0,0 यहाँ पर है. अब हमने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल को यहाँ से इस पाथ के ऊपर हमने इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया. प्रोजेक्टाइल का मतलब यह है कि जिस बॉडी को हमने थ्रो किया है, सपोज कीजिए ये पत्थर है या कोई एक मान लीजिए फुटबॉल है, इसको यहाँ से हमने किक किया, या मान लीजिए कोई एक कैनन है उससे उसका शेल हमने फायर किया, मतलब तोप है उससे उसका शेल फायर किया, तो वो यहाँ से यहाँ पर मूव करके इस जगह पे आके गिरा. जब ये आके गिरा तो ड्यूरिंग द होल मोशन, इसके कंप्लीट मोशन पर इस पे जो फोर्स लग रहा था वो ओनली ग्रेविटेशन फोर्स था, तो इसका जो मोशन है वो फ्री फॉल हुआ. ठीक है. जब हमने इस बॉल को थ्रो किया तो इस प्रोजेक्टाइल का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमने u माना. हमने जो इसका वेलोसिटी u माना है, इसका एंगल x के साथ में एंगल हमने एक्सिस x के साथ में हमने जो एंगल माना है वो थीटा माना है. अगर क्वेश्चन आपको देता है y के साथ में इसका एंगल देता है थीटा, तो आपको फॉर्मूला में 90 माइनस थीटा अप्लाई करना है. लेकिन हम जो प्रूव करेंगे वो हम प्रूव करेंगे एक्स एक्सिस के साथ में इसका जो एंगल है वो थीटा मानते हुए हम इसको प्रूव करेंगे. ठीक है. अब जो ये इसकी वेलोसिटी है u वेलोसिटी, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और ये वेलोसिटी जो है ये x और y के बीच में है, यानी इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे. इसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? इसका यहाँ पर x एक्सिस की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ux हो जाएगा, और इसकी जो ux का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी वैल्यू होगी u cos थीटा. और इस वेलोसिटी u का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट होगा uy, और uy की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी आपके u sin थीटा. तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए. अब आपको यह समझना है कि ये जो दो वेलोसिटी के कंपोनेंट है इनका क्या क्या रोल है, इनका क्या यूज है इसके अंदर. तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ux कंपोनेंट जो है वो इसकी x एक्सिस के अलोंग है. ux कंपोनेंट x के अलोंग है, यानी ये x में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा ux. ux की वैल्यू जितनी ज़्यादा दे रखी होगी ये x में उतना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और uy इसको y के अलोंग ट्रैवल करवाएगा. हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ माना है, तो जब ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन के अलोंग वो पॉजिटिव होगा, और जब ये बॉल यहाँ से मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो इसका y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा
वो डाउनवर्ड हो जाएगा, उस समय हम नेगेटिव साइन लेंगे। कहने का क्या मतलब है, मैं ये मानूंगा जब ऊपर की तरफ है तो प्लस है, और जब ये बॉल नीचे की तरफ आएगी तो उस समय हम इसकी वेलोसिटी के या जो भी वेक्टर होंगे उसके कंपोनेंट को हम नेगेटिव मानेंगे। ये हमने इसके अंदर वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है उसको असाइन किया है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि जब ये ट्रैवल करता है एक्स और वाई के बीच में ट्रैवल करता है, तो ये जब ट्रैवल करता है प्रोजेक्टाइल, ये जो बॉडी ट्रैवल कर रही है इसको हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और इसका जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन एक वर्ड नेम दिया गया है उसके मोशन के लिए बोला गया है, जिसमें बॉडी केवल मोशन अंडर द ग्रेविटी, यानी इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगना चाहिए और वाई डायरेक्शन में केवल ग्रेविटेशन फोर्स लगना चाहिए। यानी हम पूरे प्रोजेक्टाइल के अंदर जो एयर रेजिस्टेंस है, जो इसके अंदर हमारा जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस को ये जो फोर्स है उसको हम जीरो मानेंगे। एयर रेजिस्टेंस को जीरो मानेंगे। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को जीरो नहीं मानेंगे तो फिर ये प्रोजेक्टाइल मोशन के जो हम फॉर्मूले डेराइव करेंगे वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। यानी रियल वर्ल्ड के अंदर जो एयर रहती है, लेकिन हम एक आइडियलाइज्ड सिचुएशन ले रहे हैं जिसमें एयर का कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, हम इसके अंदर एक और ये ध्यान रखते हैं कि जो अर्थ होती है, अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है, तो एक्सिस के रोटेशन का जो इसको बेनिफिट मिलता है उसको हम इसमें जीरो मानेंगे। ये हमको एक बात और ध्यान रखनी है। और तीसरा, हम ये मानेंगे कि प्रोजेक्टाइल की जो हाइट है वो हाइट जो है वो एक लिमिटेड हाइट है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर से ज्यादा ये नहीं जाएगा। अगर इसकी हाइट एक्सट्रीमली हाई चली गई, सपोज कीजिए कि इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा चली गई, हमने एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो किया और इसकी हाइट जो है वो सपोज कीजिए 50 किलोमीटर ऊपर चली गई, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अर्थ पे वो 9.8 मानी जाती है, ऊपर जाने पर उसकी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सिचुएशन भी हमको नहीं लेनी है। तो कुल मिला के मैं आपको वापस रिवाइज करा देता हूँ कि हमको ये ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट तो कि जब इसका मूवमेंट होगा तो वो सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, उस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लगेगा और उसकी जो जी की वैल्यू जो होगी वो 9.8 आपका कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। दूसरा, हमको ये ध्यान रखना है कि जब ये मूव करेगा तो एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर इसके ऊपर एक्स या वाई एक्स डायरेक्शन के अंदर जो एयर का जो फ्लो है वो इसके ऊपर हमें नेग्लेक्ट करके चलना है। तीसरा, में ये मानना है कि इसकी जो हाइट है वो हाइट अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत एक्सट्रीमली हाई ऑल्टीट्यूड पे पहुंच गया, मान लीजिए 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चला गया, तो जी की वैल्यू 9.8 जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। ऊपर जाने पे जी की वैल्यू 9.8 से कम हो जाएगी। जो जी डैश की वैल्यू है वो 9.8 से कम हो जाएगी, तो हमारा जो फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे वो काम नहीं करेगा। और फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अर्थ का जो रोटेशन होता है वो भी प्रोजेक्टाइल के ऊपर कुछ इफेक्ट डालता है। जहाँ बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी चाहिए होती है, जैसे कि किसी कैनन को फायर करते हैं तो उससे जो शेल जाता है वो बहुत दूर जाता है, मान लीजिए वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक चला गया, तो इतनी दूर अगर उसकी रेंज है तो अर्थ के रोटेशन का भी कुछ इफेक्ट मिलता है। तो उसको भी हम, जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वो हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे, हम एक सिर्फ सिंपल आइडियलाइज सिचुएशन को यूज करेंगे। तो ये हमने देखा प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन को कैसे डिफाइन किया गया, प्रोजेक्टाइल मोशन करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है, और हमने देखा कि हमने थीटा एंगल को डिफाइन किया, इसका जो यू वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, उसको डिफाइन किया, उसके एक्स और वाई कंपोनेंट हमने अलग अलग उसके कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड किया। एक्स कंपोनेंट का काम है एक्स डायरेक्शन में आगे ले जाना, वाई डायरेक्शन का काम है इसको वाई डायरेक्शन में ऊपर ले जाना। अब आप खुद देखिए, एक मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। आप वन डायमेंशन मोशन पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपको पता है कि जब भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही होती है और ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है,
तो ये ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इसके अपोजिट होने की वजह से इसकी वैल्यू को डिक्रीज करता जाता है, u की वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे ये ऊपर पहुंचेगा, जो u साइन थीटा का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर जो आपका u साइन थीटा का जो कंपोनेंट है वो डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी u से कम होकर v बन जाएगी और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो नहीं होती, सपोज कीजिए ये जीरो नहीं होती, तो ये और ऊपर जाता रहता, क्योंकि अगर किसी की वेलोसिटी है तो वो रुकेगा क्यों, वो तो आगे जाता जाएगा। तो यहाँ पर vy की वैल्यू जीरो होना ये इंडिकेशन है कि ये इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाता है। तो ये हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर जीरो हो जाती है। अब ये y डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जीरो हो गई, लेकिन x डायरेक्शन की वेलोसिटी इसकी जीरो नहीं हुई है। इस वजह से ये अपने मोमेंटम की वजह से ये आगे की तरफ मूव करने लगता है। जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो इसकी वेलोसिटी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होती जाती है, क्योंकि हमने 1D में पढ़ रखा है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो वो उसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये माइनस जी भी हो जाएगा, यू भी माइनस हो जाएगा, और ये यू की वैल्यू को बढ़ाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ाएगा, और नेगेटिव साइन इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब ये यहाँ से नीचे आने लगेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा, इसका y डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो वापस इंक्रीज होता जाएगा, और जब ये ग्राउंड को रीच करेगा तो एग्जैक्टली इसका y कंपोनेंट उतना ही रहेगा जो यहाँ से रवाना होने वाला था। तो vy की वैल्यू वही रहेगी। जैसे सपोज कीजिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि जब हमने इसको फेंका तो ये यहाँ से मान लीजिए u की वैल्यू थी 30 प्लस आई कैप, 30 जे कैप, सॉरी प्लस जे कैप ऊपर की तरफ थी, ऊपर गया ये 30 से यहाँ एक सेकेंड बाद में 20 हुआ, फिर अगले सेकेंड 10 हुआ, फिर थर्ड सेकेंड में हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं अपन। जब ये नीचे आया तो 0 से वापस वो 10 फिर 20, और जब ग्राउंड पे पहुंचा तो हम लिखेंगे -30। अगर हम जे लिखेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी वाई डायरेक्शन के अंदर जो वेलोसिटी है वी कैप वेक्टर की वैल्यू -30 जे कैप आ गई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब हम एक्स डायरेक्शन की वैल्यू को बात करते हैं। हमने बात की है वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कैसे कम ज्यादा होती है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ एसेंट जब ये ऊपर जाता है तो वाई का कंपोनेंट कम होता जाता है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ डिसेंट वाई का जो कंपोनेंट है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से इंक्रीज होता जाता है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हाइट पर जो भी पॉइंट होते हैं वहां पर वाई कंपोनेंट सेम होता है। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर अगर वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट देखे जाएं तो एग्जैक्टली मैच होंगे। सेम वाई डायरेक्शन के अंदर वाई वैल्यू की जो वैल्यू वाई की वैल्यू सेम होगी तो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अब हम बात करते हैं एक्स में, तो हम ये मान रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में एयर रेजिस्टेंस 0 है। एफ एयर जो है, एफ एयर उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अगर फोर्स नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन पर ए एक्स की वैल्यू 0 हो गई। 0 होने का रीजन आपको समझना है, क्योंकि फोर्स नहीं है एयर का एक्स डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी नहीं है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये एक्स डायरेक्शन में जो चेंज इन वेलोसिटी है विद यूनिट टाइम के साथ में जो वेलोसिटी का चेंज है वो 0 होगा। यानी सिंपल सी बात है कि एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अगर 0 है, बेसिक सी बात है, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, दैट विल बी आल्सो 0। तो आप देखोगे एक्स के अलोंग इसमें कोई वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा। जब ये ग्राउंड पे होगा तब भी इसकी वैल्यू u cos थीटा होगी,
जब ये यहाँ होगा तब भी इसकी वेलोसिटी u cos थीटा होगी, यहाँ होगा तो भी वेलोसिटी इसकी u cos थीटा होगी, और जब ये ग्राउंड को वापस हिट करेगा तो अभी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो u cos थीटा के बराबर ही रहेगी। यानी जो इसका vx होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर हमें ये क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द डेल्टा vx इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, x डायरेक्शन में वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो जीरो होता है, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। तो हमने एक्सेलरेशन की बात कर ली है, x और y के कंपोनेंट की बात कर ली है, वेलोसिटी के कंपोनेंट की। अब देखिए, जो ये तो पहले एक बेसिक सी बात हो गई। आपके जो लेवल है आईआईटी का, नीट का और 12th का, 11th 12th का, उसके अंदर आपको प्रोजेक्टाइल के 3 तरह के क्वेश्चन चलेंगे। उनमें सब में बेसिक ये बातें तो सेम चलेगी। सबसे पहला जो यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है। प्रोजेक्टाइल की जो थ्रोइंग पॉइंट है वो भी ग्राउंड पर है, और जब ये वापस हिट करेगा ग्राउंड तो ये ग्राउंड को ही हिट करेगा। दूसरा प्रोजेक्टाइल जो है वो बुक्स ने इस तरह से दे रखा है। सपोज कीजिए ये टॉवर है और टॉवर से हमने एक बॉल को इस तरह से थ्रो किया तो ये इस तरह से ग्राउंड पे आके प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, तो हम इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसके अंदर हम इसको केवल और केवल ux दे रहे हैं, ux की वैल्यू होगी इस क्वेश्चन के अंदर uy आपका जीरो होगा। uy जीरो क्यों होगा? क्योंकि ये तो ऊपर गया ही नहीं। अगर uy नॉन जीरो होता तो ये ऊपर जाता, लेकिन ये सीधा यहाँ से गया। और जैसे जैसे ये आगे आएगा इसका ux का कंपोनेंट उतना ही रहेगा। जब ये ग्राउंड को रीच करेगा तो इसका ux का कंपोनेंट एग्जैक्टली उतना ही रहेगा जो टॉवर के टॉप पर था, उतना ही कंपोनेंट टॉवर के बेस पे रहेगा। सिर्फ इसका vy जो होगा, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, बढ़ता जाएगा। और तीसरा जो प्रोजेक्टाइल होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे आप क्या करोगे कि जो प्रोजेक्टाइल है उसको थ्रो करोगे, ये इंक्लाइन प्लेन पे चलेगा और ये सीधा यहाँ से आके इंक्लाइन प्लेन को ही हिट करेगा। तो ये चाहे ग्राउंड से टॉप की तरफ हो सकता है या इंक्लाइन के टॉप से ग्राउंड की तरफ हो सकता है, दोनों डायरेक्शन दी हुई हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे सब जितने भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन होंगे उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो होगा वो सेम रहेगा। और जब तक आप बेसिक्स को ढंग से नहीं समझेंगे आप प्रोजेक्टाइल की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम सबसे जो स्टैंडर्ड जो है प्रोजेक्टाइल का पार्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में बेसिकली मेन 4 इक्वेशन हमको याद रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहले हमको याद रखनी है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरी हमको याद रखनी है रेंज, और तीसरी हमको याद रखनी है हाइट। ये 3 हमको इक्वेशन याद रखनी है। और फोर्थ हमको इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री की भी स्पेलिंग जो इक्वेशन है वो हमें याद करनी है। तो हमको 4 इक्वेशन इसके अंदर प्रूफ भी आना चाहिए, उनकी वैल्यूज डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, और उनके क्वेश्चंस जो है वो हम करना सीखेंगे। जब हम एक बार बेसिक्स समझ जाएंगे तो हम इसकी इक्वेशंस को से रिलेटेड क्वेश्चन भी आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है कि ये कितनी देर तक एयर के अंदर फ्लाई करता रहा। तो ये यहाँ से ग्राउंड से लेके टॉप गया, टॉप से लेके वापस ग्राउंड पे आया, तो ये जो इसने टोटल टाइम लिया वही इसका टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम मोशन अंडर द ग्रेविटी जो है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जो है, उसकी सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन हमारे को बताती है, पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये S का मतलब क्या है? S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, जब ये ग्राउंड से रवाना हुआ तो इसका y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो है वो निकालेंगे। ग्राउंड से रवाना हुआ तो इसका y का जो कोऑर्डिनेट था वो 0 था। ये ऊपर गया, y का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, वापस ग्राउंड पे आया
तो इसका y का कोऑर्डिनेट वापस आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो एस वाई निकालिए। फाइनल इसका भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनली ये ग्राउंड पे आया, तो जी जो ग्राउंड पर जब आ जाएगा तो 0 जे कैप और माइनस इनिशियल, इनिशियल भी रवाना कहां से हुआ था, 0 जे कैप से, वापस ही आया तो क्या आया, 0 जे कैप, यानी एस वाई जो है आपका वो 0 है। तो इसका मतलब जो हमारी जो ये इक्वेशन है उसमें हम एस वाई की वैल्यू 0 ले लेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको यू वाई, एस वाई और ए वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। एस वाई की वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। इस टी का मतलब है टोटल टाइम, यहां से लेके ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो ये टोटल टाइम है। तो हम लिखेंगे यू वाई इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई इंटू कैपिटल टी। अब हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, इसका पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, ट्रांसफर कर देते हैं, यू एस वाई 0 हो गया, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर हो गया, यू वाई टी की वैल्यू आ गई माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए वाई का मतलब क्या है, ए वाई इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज माइनस जी, सो वी गेट टी से टी कट हो गया, यू वाई इक्वल टू आ गया प्लस हाफ ए वाई की जगह क्या आ गया आपके पास में जी, और टी स्क्वायर कट हो गया तो ये टी आ गया। तो ये आपका टाइम पीरियड आ गया 2u वाई बाय जी। कई बार आपको डायरेक्टली यू वाई भी दे रखा होगा और कई बार आपको थीटा की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। अगर आप टाइम पीरियड मैक्सिमम चाहते हो, सपोज कीजिए आप टाइम पीरियड की वैल्यू मैक्सिमम चाहते हो, तो टाइम पीरियड मैक्सिमम कब होगा, जब आपका साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन थीटा को आप साइन 90 मान लीजिए, और साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो मैक्सिमम टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 2u डिवाइडेड बाय जी। जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में भी पढ़ा था, किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो जाने में टाइम लगता है u बाई जी, वापस आने में लगता है u बाई जी, ऐड होकर हो जाता है आपका 2u वाई बाई जी। तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला हो गया, टाइम पीरियड आ गया 2u वाई बाई जी, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2u वाई बाई ए वाई। आप इसको बेटर ये रहेगा, आप इसको ऐसे याद कीजिए 2u वाई डिवाइडेड बाय ए वाई, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। ये आपका जो इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल होता है उसमें भी यही होगा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगा उसमें भी यही होगा, सब में ए वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे रखोगे तो ए वाई की वैल्यू वहां पर जी की वैल्यू नहीं रहेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, ए वाई की वैल्यू जी कॉस बीटा होगी, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका टाइम पीरियड आ गया। अब हमने बोला कि हम भाई 4 इक्वेशन प्रूव करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एक इस पे एक जनरल क्वेश्चन देखते हैं कि हम थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू लेते हैं 45, यानी 45 डिग्री से हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, और उसको जो थ्रो किया उसकी स्पीड थी 50√2, उसकी स्पीड थी 50√2, ठीक है। और ए वाई जो है उसकी वैल्यू आपको 10 लेके चलना है, मतलब जी की वैल्यू में 10 आपको कह रहा हूँ लेने के लिए, और आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ लाइट, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है 2u की जो वैल्यू है वो लिखोगे u साइन 45, और ए वाई की जगह आप रख दोगे थीटा की, सॉरी ए वाई की जगह आप रख लोगे टाइम पीरियड की, ए वाई की वैल्यू है 10, यहाँ पे आप 10 रख दोगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी है 50√2, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, यहाँ आ जाएगा आपका 10। तो ये आप √2 से √2 कट हो जाएगा, 0 से ये 0 कट हो गया, तो आपके पास में आ गया 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, टाइम ऑफ एसेंट जो है यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट जाने में इनको टाइम लगा 5 सेकेंड, और हाईएस्ट टू लोवेस्ट वापस ग्राउंड पे आने में टाइम लगा 10 सेकेंड। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम टाइम निकाल चुके हैं, अब हम निकालेंगे रेंज। तो नेक्स्ट व्हाट वी विल कैलकुलेट, वी विल
कैलकुलेट द रेंज। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा पूरा हो गया, उस पर बेस्ड हमने दो बातें भी सीख ली, टाइम पीरियड मैक्सिमम कब होगा और टाइम पीरियड के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आएगा। अब सेकेंड हम पढ़ रहे हैं रेंज। तो आइए देखिए रेंज पढ़ते हैं। पहले तो ये समझिए रेंज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे आपको पता है कि जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उन सब की रेंज होती है। जैसे इंडिया ने अभी अग्नि मिसाइल फायर की थी, तो अग्नि मिसाइल की जो रेंज आई थी वो आई थी 2200 किलोमीटर। सपोज करो ये रेंज आई, इसका मतलब ये हो गया कि वो अगर इंडिया के किसी लॉन्चिंग पैड से मिसाइल लॉन्च होती है तो वो मिसाइल 2200 किलोमीटर दूर तक आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकती है, वो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो रेंज का मतलब होता है द मैक्सिमम डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल कैन कवर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये होता है रेंज का मीनिंग, ठीक है। फिर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो दो तरह की मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जिसको लॉन्चिंग पैड से फायर करने के बाद हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो एग्जैक्टली वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं उसको लगभग। वो बहुत हाइट पे जाती है, एटमॉस्फेयर से ऊपर चली जाती है, वहां पे जी की वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। एग्जैक्टली ये वाले फॉर्मूले तो नहीं लगेंगे, लेकिन फिर भी हम उसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल की तरह एक्ट करती है और फिर वो आके ग्राउंड पर हिट करती है। एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज अब जो ये दूसरी मिसाइल है वो है आपके क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें खुद का एक इंजन होता है जिस वजह से हम उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है ड्यूरिंग द मोशन चेंज करते हैं। आपने कई बार देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, मूवी वगैरह में, कि एरोप्लेन होती है उसके अंदर जो हीट निकलती है, उसकी हीट सेंसिटिव मिसाइल्स होती है, वो जिस तरफ एरोप्लेन टर्न करती है जो मिसाइल होती है वो भी उसी तरफ उसकी टर्निंग होती जाती है। तो ये हो गई आपके रेंज का मीनिंग, मैंने आपको समझा दिया। तो रेंज का जो मीनिंग है वो आपको क्लियर हो गया। अब हम रेंज की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो रेंज की कैलकुलेशन में आप सिंपल सा देखो कि एक्स डायरेक्शन में इसका इनिशियल पॉइंट क्या है। एक्स डायरेक्शन में इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ग्राउंड है, और जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची और वापस जमीन पे जब इसने हिट किया तो एक्स का इसका कोऑर्डिनेट 0 है, 0,0 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब displacement in the x direction is 0 because final position and initial position both are at the 0 degree. Okay. अब सेकेंड इक्वेशन हमारी मोशन अंडर ग्रेविटी की क्या है, एस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देखिए ये जब एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था तो ए एक्स की वैल्यू हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की थी, ए एक्स की वैल्यू 0 थी। तो ए एक्स की वैल्यू आप यहाँ पर 0 रख दीजिए, तो एस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू एक्स टाइम्स टी। तो बस यही आंसर है, दिस इज द रेंज एंड एस एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रेंज। और बेटर रहेगा कि जो एस एक्स है इसकी वैल्यू को आप रेंज मान लीजिए और ए एक्स की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रख दीजिए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको लगता है नहीं यार हम तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे, तो करिए, बहुत इजी है। यू एक्स की वैल्यू जो है वो है यू कॉस थीटा, और टाइम पीरियड की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, u को u से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा यू स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये आपकी रेंज आ गई, तो रेंज की वैल्यू आ गई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये आपकी रेंज आ गई। अब बेसिकली इसमें दो तीन तरह के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप समझ लीजिए। तो रेंज का फॉर्मूला मैं यहाँ वापस लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता रहा हूँ। तो रेंज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, रेंज का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब हम इसकी रेंज का वैल्यू देखते हैं, रेंज को मैक्सिमाइज करते हैं। रेंज की मैक्सिमाइज कब होगी, जब साइन जो है
इस साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि जो साइन थीटा जो है अगर ये 1 हो जाए, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, साइन 2 थीटा 1 कब होगा 90 डिग्री पर, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अगर आप 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हो तो वो मैक्सिमम रेंज अटैक करेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब दूसरा एक गैलीलियो ने अपनी बुक में बताया था, वो भी मैं आपको एक समझा देता हूँ क्वेश्चन, वो भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो भी हमें बहुत हेल्प करता है। गैलीलियो ने बोला था कि जो 45 डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का एंगल है, इससे ऊपर और इससे नीचे तो सेम एंगल पे हमने रखा 45 माइनस अल्फा, इससे जो हायर वैल्यू है उस वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ 45 प्लस अल्फा। तो गैलीलियो कहते हैं कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 45 माइनस अल्फा और 45 प्लस अल्फा से थ्रो करें तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेम पॉइंट पर जाकर ग्राउंड को हिट करेगा। ये देखो, ये जो जो व्हाइट कलर वाला जो मैंने पाथ बनाया है 45 माइनस अल्फा का, और एक मैं यहाँ पर ब्लू कलर की चौक को यूज कर रहा हूँ। ये ब्लू कलर वाला जो है ये ऊपर गया, लेकिन ये सेम पॉइंट को हिट करता है, तो ये रेंज जो होती है वो सेम होती है। कैसे? फॉर एन एग्जांपल मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू 45 माइनस अल्फा अपन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 45 कितना हो गया 90 डिग्री, तो वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 90 माइनस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी। और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, 90 डिग्री पे चेंज होता है, तो रेंज की वैल्यू कितनी आ गई यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी, ये रेंज की वैल्यू आ गई। सपोज कीजिए अगर मैं माइनस अल्फा की जगह प्लस अल्फा लेके सॉल्व करता हूं तो मेरी रेंज क्या आएगी, तो समझिए यू स्क्वायर साइन 2 टाइम्स 45 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी। अगेन ये वही बन रहा है, वही टर्म बन रही है, देखिए यू स्क्वायर साइन 90 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी, और साइन 90 प्लस थीटा मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको सबको पता है साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है और 90 डिग्री पे चेंज होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई यू स्क्वायर कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय जी। तो ये देख लीजिए, ये मैं यहाँ पर दो बॉक्स बना के आपको फॉर्मूले दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, अगर आप 45 प्लस अल्फा पे थ्रो करते हो तो अभी cos 2 अल्फा आता है, और 45 माइनस अल्फा पे थ्रो करते हो तो अभी आपका आता है cos 2 अल्फा, यानी रेंज जो होगी वो सेम होगी। अब अल्फा की वैल्यू सपोज करो मैं 15 डिग्री लेता हूँ तो वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, और 45 प्लस 15 डिग्री लेता हूँ तो मेरे पास में अपर वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल पे आप किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे तो उसकी जो रेंजेस होगी उसकी वैल्यू सेम आएगी। यानी अगर हमको ये क्वेश्चन कहते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पे आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, अब बताओ इनकी रेंज का रेशियो बताओ, तो R1 अपॉन R2 की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगा, इसका रेशियो 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये वैल्यू 2 अल्फा होने की वजह से। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस ये फंडामेंटल फैक्ट है, इसको आपको याद रखना है। या कई बार वो जो है हमको इस पर एक ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं कि सपोज कीजिए आपको ये कह दे कि भाई एक गन है, उस गन से हम बुलेट को फायर करते हैं, और वो जो गन है वो 60 डिग्री के एंगल पर 3000 मीटर तक बुलेट को आपके फायर कर सकती है। तो ये पूछा जाए कि अगर बताइए अगर मैं 45 डिग्री के एंगल पर इसको हिट करूं तो ऑब्वियस सी बात है 45 पे तो रेंज सेम आएगी, मजल स्पीड सेम है, मतलब वेलोसिटी जो है वो सेम है। तो क्या ये 5000 मीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है, यानी 5 किलोमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट है,
क्या ये यहाँ पे हिट कर पाएगी क्या, ये क्वेश्चन आ गया। वापस बोल देता हूँ, इफ अ बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम अ गन एंड इट hits an object at 3000 meter, is it possible to hit an object placed at 5000 meter by changing the angle only? We are not going to change the muzzle speed, and air resistance is also being neglected. तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास रेंज का फॉर्मूला है, रेंज का जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब u हमको नहीं पता है, तो हमको सिर्फ इन्होंने 3000 और 60 डिग्री दे रखा है, तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 3000 तो हमने रेंज रख दी, ये हमने रेंज रख दी, और यहाँ पे हमने रख दिया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी, और फिर हम यहाँ पर रख देते हैं, क्या रख देते हैं, थीटा की वैल्यू रख देते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री की जगह यहाँ आ जाएगा साइन 120, तो साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। ये वैल्यू आ गई आपके यू स्क्वायर बाई जी की। अब आप क्या करो, 45 डिग्री पर रेंज निकाल दो, तो अब आपको चाहिएगा रेंज की फॉर्म में, यहाँ पे क्या चाहिएगा यू स्क्वायर बाई जी, तो यहाँ से यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ गई आपकी, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 6000 डिवाइडेड बाय √2, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 45 से, तो यहाँ 90 रख दोगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या 1 आ गई। अब ये वैल्यू जो है इसको चेक कर लो, ये वैल्यू है 6000 डिवाइडेड बाय 1/√2, या 0.707, यानी 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये वैल्यू आ गई 4200 के आसपास इसकी मैक्सिमम रेंज आ रही है। तो अगर सपोज करो आपको 5000 मीटर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो इट कांट हिट। समझ रहे ना आप इस बात को। तो इस तरह से कुछ वो रेंज के क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये हमारा पास आ गया रेंज। अब हम निकाल रहे हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। अब हम निकालेंगे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट में मुझे कुछ आपको खास समझाने की जरूरत नहीं है, हाइट की डेफिनेशन आपको पता ही है कि जो हाइट होती है वो होती है मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस वो कितना अटेन करता है, तो हाइट की इक्वेशन है वो आप थर्ड इक्वेशन से निकाल दीजिए। v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at, इसमें आप यहाँ पे लिख दीजिए vy uy ay इंटू टी। हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी y डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 0, और uy की वैल्यू और ay की वैल्यू है -g uy इंटू, यहाँ पे आप लिख दीजिए, सॉरी इससे नहीं आएगा, आई एम सॉरी, इसमें आप हाइट निकालने के लिए आप थर्ड इक्वेशन यूज कीजिए, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as vy uy ay xy। तो vy की वैल्यू आप 0 रख दीजिए 0, यहाँ पे आ गया uy स्क्वायर माइनस 2g sy की जगह h रख दीजिए, तो आपके पास में हाइट आ गई uy स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो ये आपके पास में हाइट आ गई, और आप इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय जी। अभी आपने रेंज निकाली थी, तो रेंज आपके पास में क्या आई थी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आपके पास रेंज आ गई, और ये आपके पास में सीधा फॉर्मूला आ गया जी का। अब आप क्या करिए कि ये जो हाइट है ये 90 डिग्री पे और रेंज भी 90 डिग्री पे आप निकाल के देखिए, तो रेंज तो आपकी 0 आ जाएगी 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पे रेंज की वैल्यू 0 आ जाएगी, और हाइट की वैल्यू आ जाएगी साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट जो गेन कर सकता है वो आपके यू स्क्वायर बाई जी की इक्वल होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट कितनी गेन कर सकता है, तो आपको आंसर देना है यू स्क्वायर बाई जी। और वही क्वेश्चन पूछे कि आपका मैक्सिमम रेंज कितना पॉसिबल है भाई, तो रेंज की वैल्यू 45 डिग्री पे पॉसिबल है, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी। अब अगर आपसे पूछे एच मैक्स आर मैक्स का रेशियो बताओ,
तो यहाँ पर आपके पास में जो रेशियो आएगा एच मैक्स डिवाइडेड बाय आर मैक्स, तो एच मैक्स की वैल्यू आप डालोगे यू स्क्वायर बाई 2g और आर मैक्स की वैल्यू डालोगे, इन्वर्ट हो जाएगा g बाय यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट हो जाएगा और g से g कट हो जाएगा, तो आपके पास में 1/2 आ जाएगा। यानी h जो है वो आपका आर मैक्स का हाफ होता है। यानी अगर एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो 100 डिग्री आप दूर फेंक सकते हो, 100 मीटर दूर फेंक सकते हो, तो उसको मैक्सिमम अगर आप ऊपर उछालोगे तो आप उसको अगेंस्ट ग्रेविटी 50 मीटर ही उछाल सकते हो। तो ये आ गई आपके पास में रेंज। और अब हम जो है एक ट्रिक समझेंगे जो मेरी खुद की इवॉल्व की हुई है। आपको बहुत मजा आएगा इस ट्रिक को सीखते हुए और ये ट्रिक आपको हेल्पफुल होगी डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करने के लिए। सबसे पहले इस ट्रिक को मैं समझाने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लिखिए TRH, इसी ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, कोई भी मन में एक सिंबल बना लीजिए TRH, ठीक है ना। तो ये पहले आप बना लीजिए TRH, ठीक है ना। अब आप लिखिए u sin थीटा अपॉन g, यहाँ भी लिख दीजिए u sin थीटा अपॉन g और हाइट के फॉर्मूले में भी लिख दीजिए u sin थीटा अपॉन g। अब देखो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें 1 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 1 बार आपको 2 लिखना है, यानी 2 को आपको 1 टाइम से लिखना है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया 2u sin थीटा बाई g। अब सेकंड इक्वेशन में यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो आपको 2 टाइम्स यू हैव टू राइट 2। तो ये वाला जो 2 है ये यहाँ से जंप करेगा और ये यहाँ आएगा, तो ये तो जंप कर गया यहाँ पे, लेकिन जब ये जंप करा तो यहाँ पे पावर इसकी आ गई, जंप करते वक्त ये जो है पावर इससे छूट गई और ये यहाँ पर 2 आ गया। और अब थर्ड इक्वेशन देखिए, थर्ड इक्वेशन जो है उसमें आपका g जो है ये जो 2 है ये जंप करेगा, आगे जंप करेगा तो नीचे गिरेगा जाके, जब ये नीचे गिरेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 2g, यहाँ पर आपका लिखा हुआ आएगा यू स्क्वायर और जैसे ही जंप करता है तो आपका पीछे एक इसका जो है स्क्वायर छूट जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो देखिए कितने सिंपल से तरीके से हमने जो ये ट्रिक है उसको इवॉल्व किया और इससे हमारे को फॉर्मूले याद करने भी बहुत आसान हो जाते हैं। तो ये हमारी ट्रिक हो गई TRH या टाइम रेंज हाइट की। और अब हम लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्रेजेक्टरी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी का क्या मीनिंग है, तो देखिए जो ट्रेजेक्टरी होती है ये एक रिलेशन होता है बिटवीन x एंड y कोऑर्डिनेट के बीच में। इसमें कभी भी टाइम नहीं आता है। टाइम क्यों नहीं आता है, क्योंकि टाइम है स्पेलिंग में आ गया, ठीक है ना। हालांकि कोई मजाक की बात है, ऐसा होता नहीं है। तो जो टाइम है वो हम एलिमिनेट करके यहाँ पे t लगाते हैं। बस याद रखने की ट्रिक है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन में टाइम नहीं आता है। ट्रेजेक्टरी जो होती है वो x और y के बीच का रिलेशन होता है। तो अब हम ट्रेजेक्टरी जो है उसको अच्छे से समझेंगे, बहुत आसान है। सपोज कीजिए अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचता है, यहाँ पे y आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा डिस्टेंस, और ये t टाइम में पहुंचता है। तो सबसे पहले आप x की इक्वेशन लिख दीजिए। x की इक्वेशन आ जाएगी uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। x की वैल्यू क्या है 0, तो x की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी आपके ux t, इसकी वैल्यू बच जाएगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी ux इंटू टी, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी x बाय ux। अब आप इस इक्वेशन को y में लिखिए, y की वैल्यू आ जाएगी uy t प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। अब आप ये टाइम को एलिमिनेट करने के लिए ऊपर से जो आपने टाइम की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू आप लिखिए। तो y की वैल्यू आ जाएगी uy इंटू टाइम की जगह रख दीजिए
एक्स वाई यू एक्स प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर रख दीजिए, इसको स्क्वायर करके रख दीजिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू एक्स स्क्वायर। ये आपके ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है। आप चाहो तो इसमें यू वाई यू एक्स की वैल्यू भी रख सकते हो, तो वो भी रख देते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस ए वाई की जगह रख देंगे हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कट जाएगा, ये टेन थीटा बन जाएगा। तो हमारे पास में ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन जो आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x टेन थीटा माइनस हाफ g बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। ये आपका y की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर आपने कोनिक सेक्शन पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि y इक्वल टू होता है ax माइनस bx स्क्वायर। ये पैराबोला की इक्वेशन होती है, तो ये आपका पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अगर हम इसमें से x tan थीटा कॉमन ले लेते हैं, ये काम मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ। x tan थीटा आप इसमें से कॉमन ले लो तो y की वैल्यू आ जाएगी, x tan थीटा आप कॉमन ले लोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स बाय आर। ये आपका ट्रेजेक्टरी का पोर्शन हो गया। तो ट्रेजेक्टरी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम इस क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।